हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी तथा सामान्य पात्रता परीक्षा यानी NRA और CET के बारे में कि ये क्या है। केंद्र सरकार ने 19 अगस्त 2020 को मंत्रिमंडल से इसको पास किया है कि पूरे देश के लिए एक ही परीक्षा, एक देश एक परीक्षा के ऊपर उन्होंने एक RAC यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का लॉन्च किया है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा क्यों और आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी और इसके लाभ क्या क्या इनके बारे में देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया, यानी NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का निर्णय लिया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय भर्ती, ये धरती नहीं है, भर्ती एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार में विभिन्न भर्तियों के लिए एक CET आयोजित की जाएगी। CET एक पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये आयोजित NRA के द्वारा करवाया जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और इसकी आवश्यकता, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, वर्तमान सरकार में सरकारी नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसी द्वारा अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती है। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की जानकारी के अनुसार 2 लाख रिक्त पदों के लिए 3 करोड़ उम्मीदवार परीक्षा देते हैं। यानी ये हर साल का आंकड़ा है कि हर साल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया है कि 2 लाख रिक्त पदों के लिए 2 से 3 करोड़ उम्मीदवार परीक्षा देते हैं। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये सामान्य भर्ती परीक्षा है यानी CET जो परीक्षा है ये एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। CET एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षा होगी यानी कौन कौन से पेपर होंगे या किन किन भर्तियों के लिए होगी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो, CET स्कोर के आधार पर परीक्षार्थी संबंधित एजेंसी के साथ रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो CET एक प्रारंभिक परीक्षा है यानी PET के आधार पर। तो देखो, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा समूह B और C पदों के गैर तकनीकी परीक्षार्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि जो ग्रुप B और ग्रुप C की नॉन टेक्निकल जो पद हैं उनके लिए यह भर्ती करवाएगी। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC, IBPS और RRB की परीक्षाएं को शामिल किया गया है। यानी कि जितनी SSC की परीक्षाएं हैं, जितनी IBPS बैंकों की परीक्षाएं हैं और जितनी RRB रेलवे की परीक्षाएं हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। अब देखते हैं, परीक्षा 3 सत्रों के लिए आयोजित की जाएगी। तो ये परीक्षाएं हैं, पीछे भी ऐसे ही होता है लेकिन अब भी ऐसे ही है। जैसे एक स्नातक स्तर है, दूसरा है उच्च माध्यमिक और तीसरा है माध्यमिक। तीनों स्तरों के लिए यह परीक्षाएं आयोजित की जाएगी अलग अलग। यानी कि जिसको माध्यमिक स्तर में बैठना है वो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में बैठना है उच्च माध्यमिक और स्नातक में बैठना है स्नातक। जैसे SSC में देखते हैं तो SSC में CGL होता है तो वह स्नातक बेस पे तो स्नातक वाली पास करेगा, और जिसको उच्च माध्यमिक में बैठना है यानी कि जो क्लर्क या ऑपरेटर की पोस्टें हैं तो उसमें उच्च माध्यमिक 12वीं लेवल के, और जो MTS में बैठना है उनको माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं पास करना होगा। ऐसे नहीं होगा कि स्नातक, अगर हमने स्नातक वाली पास कर ली तो हम तीनों में एलिजिबल है, तीनों में अलग अलग पास करनी जरूरी है तीनों के लिए। अब देखते हैं, वर्तमान भर्ती एजेंसी ये भारतीय भर्ती एजेंसी IBPS, RRB और SSC यथावत रहेगी। यानी जो CET है वह पहला पेपर करवाएगी, प्राइमरी पेपर है वह CET करवाएगी। उससे नंबरों के आधार पर जो IBPS है, RRB है और SSC ये परीक्षाएं लेगी। यानी द्वितीय और तृतीय ट्राय तो वो ये खुद की एजेंसियां लेगी। इस बात का ध्यान रखना है। CET के स्कोर के आधार पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा का आयोजन अलग अलग टायर 2 या 3 के माध्यम से की जाएगी। अंतिम परीक्षा को संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा तथा CET
के लिए पाठ्यक्रम में कॉमन रहेगा। तो बात आती है सीईटी के पाठ्यक्रम की। तो सीईटी के पाठ्यक्रम बता दूं मैं आपको कि इसमें जो एसएससी का है और रेलवे का है तथा आईबीपीएस का है, उन तीनों का कॉमन पाठ्यक्रम में रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा स्तर उच्च हो जाएगा। जैसे एसएससी है उसमें गणित में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो रेलवे है इसमें जीएस यानी जनरल साइंस है उसमें ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो आईबीपीएस है उसमें बैंक में ज़्यादा टफ, बैंक जो आईबीपीएस है उसकी इंग्लिश ज़्यादा टफ रहती है। तो इस जो सीईटी होगी इन तीनों के लिए हो जाएगी, यानी ये तीनों हैं, इन तीनों का जो सिलेबस है उसको मिलाकर सीईटी का सिलेबस है होगा, इन तीनों के लिए कॉमन होगा। पहले तीनों, अगर तीनों में से किसी एक को हमने पास कर लिया तो हम तीनों के लिए एलिजिबल होंगे और हमें बार बार दोबारा इसकी फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने एक बार पास कर ली तो एक बार फीस भरने की ज़रूरत है। तो इस प्रमाण पत्र की कब तक अवधि रहेगी वो देखेंगे, या वैधता कब तक रहेगी। देखो अति महत्वपूर्ण बातें, सीईटी स्कोर परिणाम घोषणा की तारीख से 3 साल तक की अवधि के लिए वैध होगा। यानी कि जो सीईटी का स्कोर है उस कब तक वैध होगा, यानी जो परिणाम की घोषणा होने से 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। और एक बात और बता दूं कि ये हर 6 महीने के बाद में परीक्षा होगी, यानी साल में 2 बार परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए किए गए प्रयासों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी अपन कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं उसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और आगे दिया गया है सीईटी परीक्षाओं में संविधान के 8वें अनुसूची की 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। यानी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उनमें से 22 में से 12 भाषाओं में पेपर होगा। और एक बढ़िया बात इसमें और है कि जो सेंटर होंगे वो आपको गृह जिले में मिलेंगे, यानी हर जिले पर एक सेंटर इनका होगा। तो दोस्तों ये एक सीईटी जो एनआरए के द्वारा करवाई जाएगी परीक्षा, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार के लिए। यह कदम सरकार को पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब उठाए वो भी ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।